हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है उसमें पेपर 4 का जो चैप्टर है फिफ्थ डिबेट फॉर सोशियोलॉजी इन इंडिया, उसमें लास्ट डी पार्ट है क्रिटिसिज्म एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए पहले पार्ट ए में कहा गया है सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया एंड सोशियोलॉजी तीन चीज़ें हैं, फॉर इंडिया, इन इंडिया, सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। तो सोशियोलॉजी इन इंडिया में हम दो लोगों को पढ़े थे, एक जो दिया हुआ है डीपीएम यानी कि डीपी मुखर्जी और आरके मुखर्जी, और सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में हम तीन स्कूल की बात करेंगे, बॉम्बे स्कूल, लखनऊ स्कूल और दिल्ली स्कूल। एंड सोशियोलॉजी फॉर इंडिया जिसमें हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन योगेंद्र सिंह जी का, लुई डूमो का, पोकॉक का और हमारे रायपुर यूनिवर्सिटी के इंद्रदेवा जी का। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं, अगर आप सोशियोलॉजी इन इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी कंट्रीज़ में ये इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। अगर यूँ माने, अगर 1838 को अगर हम मान के चलते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहला समाजशास्त्र का जो एक विषय खोला गया यूनिवर्सिटी में वो था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1919 में। और उस समय वहाँ जीएस घुरिये जो भारत के एक महान समाजशास्त्री हैं और कई सालों तक समाजशास्त्र की सेवा करते रहे, और वहीं से AR देसाई और शुरुआती जितने थे इरावती कार्वे, केम कपाड़िया, ये सारे लोग उधर ही से निकले। 3 साल बाद, कुछ साल 3 या 1926 के आसपास लखनऊ में एक स्कूल की स्थापना हुई, और फिर लखनऊ में भी बहुत अच्छे बड़े बड़े समाजशास्त्री जैसे डीपी मुखर्जी, DN मजुमदार और आरके मुखर्जी, AK सरन, हमारे करंट में जो सोशियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, वो भी वहीं के पढ़े हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने JNU का चेयर संभाला और सारी कृतियाँ उनकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई। तो ये लोग हैं। अब समाजशास्त्र की स्थापना जब हुई तो आप देखिए कि हम लोग कॉलोनियल पीरियड में थे, तो उस समय अध्ययन की क्या ज़रूरत थी, तो उन्हीं सब बातों पे अध्ययन होता था जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल था, क्योंकि JS घुरिये ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया करके लिखा था। उस टाइम के लिए ये, चूँकि भारत जातियों का देश था, अभी भी है, तो उसका अध्ययन उन्होंने किया, और साथ में एक रेशल एलिमेंट का भी उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें जो कि आज की डेट में UN द्वारा मना किया हुआ है। अब रेस का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है पूरे विश्व में, क्योंकि रेस को लेके ही साउथ अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, ब्लैक फिर आके रूल किया था। तो बहरहाल जो भी है, उनका योगदान जो है वो कास्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, जब लखनऊ स्कूल बना, या यूँ कह रहे हैं दिल्ली स्कूल बना, तो ये स्कूल नहीं था, यूनिवर्सिटी का पार्ट था, और हमने बोला कि चलो ये लखनऊ स्कूल ऑफ के लोग हैं। लेकिन अगर स्कूल ऑफ थॉट की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे स्कूल ऑफ थॉट कहीं कोई ऐसा न तो बॉम्बे से निकला, न ही दिल्ली से निकला, और न ही लखनऊ से निकला। अब जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं या शिकागो स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, तो उसकी एक परंपरा है, वहाँ के प्रोफेसरों ने एक नई परंपरा चलाई। अब शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में उन्होंने फ्री मार्केट को बढ़ावा दिया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें, वो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र था। फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें तो राजनीति और समाजशास्त्र में उन्होंने
प्रैक्टिकल मेथड पे जोर डाला था, जहाँ आप कॉन्ट्राडिक्शंस को अध्ययन करें और फिर आगे बढ़ें। तो अब मैं फ्रैंकफर्ट स्कूल का इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत के संदर्भ में जब मैं स्टेटस की बात करूँगा तो इस फ्रैंकफर्ट स्कूल को निगलेक्ट किया गया है। जो हमारे भारतीय समाज में कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको नहीं देखा गया है। तो वो लास्ट पार्ट है, वो आलोचना और प्रेजेंट स्टेटस, उसकी बात होती है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो समाजशास्त्री लोग थे उस समय की जो ज़रूरत थी कास्ट का, परिवार का, नातेदारी का, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। घुरिये साहब ने कास्ट पे अध्ययन किया, खेम कपाड़िया को ले लीजिए तो उन्होंने परिवार पे अध्ययन किया, इरावती कारवे परिवार पे अध्ययन की। तो जैसे जैसे समाजशास्त्र बढ़ता गया, अब कॉलोनियल पीरियड से हम लोग निकल के आए इंडिपेंडेंस पीरियड में, तो उस समय का वो जो वर्क था वो थोड़ा अलग हुआ। वो अलग ऐसे हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू हुआ। लोग डीपी मुखर्जी जैसे लोग थे जिन्होंने बोलना शुरू किया कि बेनिफिट आम आदमी को पहुंचना चाहिए, फ़ायदा आम आदमी को पहुंचे। उनका समाजशास्त्र का जो फोकस था वो बहुत थियोरेटिकल थे, वो फील्ड वर्क में उतना विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आप उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस को अगर आप सुनेंगे जो 1955-56 में उन्होंने दिया था इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, और वही आजकल जो किताब पब्लिश होती है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, वो जर्नल है, वो वहीं से शुरुआत हुई। वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि हम लोग सब समाज को अध्ययन कर रहे हैं और लेकिन चेंज, हमको जो फोकस करना है वो चेंज पे फोकस करना है। और अभी तक का आप 80s में भी आ जाइए, हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि समाज को हमको सिर्फ अध्ययन करना है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये मकसद नहीं कि हम बैठें और एज ए पॉलिसी प्लानर हम चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि समाज के अंदर कौन सा डायनेमिक एलिमेंट है जो चेंज की ओर इंगित करता है, आप उसको अध्ययन करें। तो आज की ज़रूरत यह है कि आप उन एलिमेंट्स को अध्ययन करें जो चेंज की ओर इंगित करता है, क्योंकि आप उसको नकार नहीं सकते। समाज हमेशा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है तो कोई ना कोई फोर्सेस है विद इन सोसाइटी, समाज के अंदर ही, जो उसको आगे ले जा रहा है। तो अगर हम उसको अध्ययन करेंगे तो वो ज़्यादा समसामयिक होगा। अब दिल्ली स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में लें तो एंद्रे बेते थे, एम.एन. श्रीनिवास थे जिन्होंने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। हालांकि ये लिमिटेड, भारत में ही लिमिटेड रहा इनका कॉन्सेप्ट, बाहर शायद नहीं जा पाया। एंद्रे बेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर की बात की। वहीं पे एम.एस. राव थे जो हेड थे। एम.एस. राव ने अर्बन सोशियोलॉजी की ओर बहुत बात किया। देखिए, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे तो पॉपुलेशन स्टडीज़, अर्बन स्टडीज़, सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, तमाम फील्ड हैं। हमने देखा है कि एक 1960 जब आर के मुखर्जी साहब ने कोई कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे उस समय, सॉरी मैं उसकी बात नहीं, अभी जो पिछले वर्ष 2015-17 में जो एक एजेंडा सेट हुआ था कौन कौन से टॉपिक पे हमको भारत के समाजशास्त्रियों को फोकस करना है या बोलना है या प्रेजेंट करना है पेपर्स, तो उसमें 28 फील्ड थे। मैंने गिना 28 फील्ड थे और विभिन्न क्षेत्र, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, हर जगह समाजशास्त्र का सिद्धांत लागू होता है या समाजशास्त्रीय अध्ययन आप कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारी कमज़ोरी है, वो हमारे डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है, हमारे स्कॉलर्स की कमज़ोरी है। और अब डूमो और जो पोकॉक के अध्ययन थे, फिर बाद में मैं योगेंद्र सिंह का जो अध्ययन है उस पर भी बात करूंगा। डूमो ने बहुत अच्छी किताब लिखी, 66 में पब्लिश हुई, बाद में होमो हायरार्कियस, वो किताब थी कास्ट पे। और आप बोलेंगे कि वो जो किताब थी, लोग इंडियन सोसाइटी में और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में मानते हैं कि वो बहुत अच्छी पुस्तक थी, जबकि उनके क्रिटिक का कहना है और हमारा भी कहना है कि वो किताब सिर्फ स्ट्रक्चरल थी और पुराने टेक्स्टों पे बेस्ड थी। हकीकत कितना था मुझे नहीं, उन्होंने खुद भी नहीं फील्ड स्टडी किया। वो तमिलनाडु में एक जगह जाकर अध्ययन जरूर किए, लेकिन उनके इस वर्क में वो नहीं है। पूरा जो अध्ययन है सिर्फ टेक्सचुअल है और हम यूँ कहें वो स्क्रिप्चरल है। जो दिया हुआ है किताब में उसी को उन्होंने रिपीट किया है।
और आज तक वो किताबें हिंदी में शायद पब्लिश नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता है। और उनके शिष्य थे पोकॉक, शिष्य या साथी दोनों कह लें, लेकिन थोड़ा वो जूनियर थे। पोकॉक ने गुजरात में जाकर अध्ययन किया पाटीदार कम्युनिटी का। पाटीदार कम्युनिटी आप जानते हैं कि बहुत ही प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, और अमेरिका में जाएंगे तो सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत किया था माइग्रेशन का। तो उनकी डायस्पोरा को अध्ययन किया कि वो पाटीदार लोग विश्व में कहाँ कहाँ किस किस रूप में फैले हुए हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी था। तो अभी तक जितने भी समाजशास्त्री अध्ययन किए, खासकर टिल इंडिपेंडेंस और टिल 1960s तक, तो वो स्ट्रक्चरल था, डिस्क्रिप्टिव था। एनालिटिकल का स्कोप नहीं था, या शायद उसकी ज़रूरत बाद में होती, तो उन्होंने एनालिटिकल अध्ययन कम किया। उनका एनालिसिस लिमिटेड टू द स्ट्रक्चर था। अब कोई भी अध्ययन ले लें, लेकिन जब हम 60s में प्रवेश किए, मॉडर्नाइजेशन का दौर चला, डेवलपमेंट का दौर चला, लैंड रिफॉर्म्स हुए, पावर टू द वीकर सेक्शंस गया, तो स्टडीज़ जो है फोकस हुआ लैंडलेस लेबरर्स पे, वीकर सेक्शन पे, और उन पे स्टडी एम्पावरमेंट की बात होने लगी, और वो प्रोसेस को देखा जाने लगा। पॉपुलेशन स्टडीज़, आशीष बोस ने बहुत अच्छा पॉपुलेशन स्टडीज़ किया। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पूर्व समाजशास्त्रियों ने तैयार कर दिया था, लेकिन वर्तमान का जो फोकस होना चाहिए और जो नहीं हो पा रहा है, वो है डायनेमिक्स ऑफ रिलेशंस का स्टडी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं समाजशास्त्र में। अभी तक का स्टडी स्टैटिक ही रहा है लार्जली। बहुत अच्छे स्टडीज़ रहे हैं, लेकिन डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको अध्ययन नहीं किया जा रहा है। तो आप फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट को लें, तो अगर समाज का स्मूथ और फास्ट प्रोग्रेस होना है, या देश का प्रोग्रेस होना है, देश का प्रोग्रेस मतलब हर व्यक्ति का प्रोग्रेस है, कोई ख़ास वर्ग की उन्नति से देश उन्नति नहीं करता है। तो उन चीज़ों को लेना होगा। अब प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, वो हमारे गुरु थे यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही सहज और सरल आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, फिर वीडियोस से भी बहुत कुछ सुना हूँ। मेरे एडवाइज़र थे। तो उनकी जो स्टडीज़ है, शुरू में तो उन्होंने ट्रेडिशनल ढंग से ही बातें की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन में कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, थोड़ा जो हो रहा है उस चीज़ों को इंगित किया। और फिर बाद में उन्होंने चेंज की ओर फोकस किया, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज वाली किताब लिखे। वो इंडियन सोशियोलॉजी पे भी किताब लिखे, उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। मगर हमने जो देखा, उनका जो पूरा अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एज इट इज़ स्टेटस को और जस्टिफाइड सेंस में लेते हैं। वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो एक अंदर में डायनामिज्म है, उसको शायद वो नोट नहीं कर पाते, और हर चीज़ को बहुत सहूलियत से लेते हैं। जबकि हम समझते हैं कि समाजशास्त्री के तौर पे आपको चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिव होना होगा, और उन चीज़ों को लेना होगा जो साधारणतया नहीं फोकस में आता है, लेकिन समाज में है। तो अब इसके लिए जैसे डीपी मुखर्जी थे, उनका कहना था कि ठीक है, फील्ड स्टडीज़ अच्छी बात है, लेकिन वो आर्म चेयर रहना हम ज़्यादा पसंद करते थे। वो एक मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन से चलते थे, जैसे एक AR देसाई थे। लेकिन फ़र्क ये था, वो मार्क्सिज्म को बिल्कुल लिटरली नहीं फॉलो करते थे। उनका कहना था कि अगर मार्क्सिज्म को बिना इतिहास के हम फॉलो करें तो हम तो फासिस्ट हो जाएंगे। सिर्फ कागजी तौर पे हम फॉलो करें तो हम तो एक फासिस्ट हो जाएंगे। उनका कहना था इस तरीके को देख के इंडियन सोसाइटी में आप एक नज़रिया मिलेगा जिससे आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उनका मकसद ये था। तो AR देसाई को नेशनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो राष्ट्रीय पक्ष को बहुत रखा। तो अब देखिए, एक दौर चला था 70s में 60s में नेशनल इंटीग्रेशन का। तो समाजशास्त्रियों का फोकस था कि सारे राष्ट्र एक हो, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो राष्ट्रीय एकता बढ़ाते हैं, उस ओर फोकस था। आज की ज़रूरत देखेंगे समाज में, जो रिलीजियोसिटी और सुपरस्टिशन का दौर चल रहा है, तो इसको भी हमको अध्ययन करने की ज़रूरत है। और इसको अध्ययन इस सेंस में करना है
कहीं ना कहीं सारे समूह को अगर हम लेके चलते हैं, हर समाज के हर वर्ग को लेके चलते हैं, तभी हमारा समाज समृद्ध होता है। पिछले एक दशक से पहले एक नया ट्रेंड चला, वो दलित लिटरेचर और दलित सोशियोलॉजी का, जो कहीं मेंशन नहीं मिलता है। डेरिडा ने बोला था कि आप अपने अपोजिट्स को देखिए और उनसे चीज़ों को सीखिए, तभी आपका समाजशास्त्र मजबूत होगा। और ये जो एक दौर चला है, कंचन इलैया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो उनकी आप राइटिंग्स को देखेंगे तो बहुत विद्रोह वाली राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं जो विद्रोह है हमें कुछ चीज़ों को समझने के लिए और बदलने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि कोई भी संस्था अगर विद्रोह का सामना करेगा तो संस्था टिक नहीं सकता है। तो संस्था बना रहे और समाज आगे चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कुछ एलिमेंट्स को, उनके चीज़ों को हम समावेश करें, जिसमें हर वर्ग ये महसूस करे कि उसका भी समाजशास्त्र है। तो एक लीक से हट के कोई समाजशास्त्र नहीं होगा, एक नेशनल सोशियोलॉजी की तरह चलेगा, जिसमें डिफरेंसेस रहेंगे हर किसी को, लेकिन हर किसी का कंट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, टुवर्ड्स द सोसाइटी बिल्डिंग। मैं देखता हूँ जो समाजशास्त्री लोग, खासकर हम लोग हैं, नए विषय को छूना नहीं चाहते। समाजशास्त्री के लिए बहुत सारा विषय आज की डेट में देखिए, परिवार बिखर रहा है, हम तो परिवार का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन उस एलिमेंट का अध्ययन नहीं करते हैं जो परिवार को जोड़ कर रखे, हम उसको पेश नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं हम नाकाम हो जाते हैं युवा वर्ग को ये पेश करने में कि परिवार की ये अच्छाइयाँ हैं, और ये तमाम बुराइयों के कारण रहने के बावजूद भी परिवार एक अच्छी संस्था है और इसे चलना चाहिए। विवाह एक अच्छी संस्था है और चलना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमको उनके जो काउंटर व्यूज़ हैं युवा वर्ग के, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कॉन्फ्रंट करना होगा, उसके लिए हमको सल्यूशन निकालना होगा, और फिर हमको उनको एक राइट फिलॉसफी ऑफ लाइफ पेश करना होगा, तभी हमारा योगदान है। वरना तो पुरानी किताब को हम पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप देखिए, हम जो आपसे बातें कर रहे हैं और आप इन बातों को कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली कितना आप लागू करते हैं अपने समाज में, तो और कितना आप लागू करते हैं अपने थिंकिंग में। बहुत सारे फिलोसफर, हम लोग वेस्टर्न फिलोसफर पढ़ लिए, भाई बात होती है कि एक इंडोलॉजिकल स्टडी होना चाहिए। आपको मैं ये बताऊं, सिर्फ आप इंडिया की ही स्टडी करेंगे और विदेश दूसरी अच्छी बातों का, वेस्टर्न थॉट का अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप बहुत कुछ इंडियन सोसाइटी में आप नहीं देख पाएंगे। कोई भी चीज़ को जानने के लिए पहले उस जगह से आपको बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलकर आप दूसरी चीज़ों को देखें, दूसरे समाज को देखें, फिर आप अपने समाज में आएँ, और फिर आपको बहुत नई नई एलिमेंट नज़र आएगी जो आप पहले देख नहीं सकते थे। तो हमारा ये कहना है, आप खुद देखिए, आप जिस परिवेश में हमेशा रहते हैं, वहाँ की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती है। कोई नया आदमी बाहर से आता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ समाजशास्त्री लोग कोई ऐसा थियरी जो इंडिया में लागू हो और विदेश में भी एक्सेप्टेबल हो, ऐसा अभी तक नहीं दे पाए हैं। शायद या तो हम पूरा इंडोलॉजिकल बन के रह जाते हैं, या टोटली वेस्टर्न थॉट पे फोकस करके रह जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जहां हम उनकी अच्छी बातों को यहाँ अपने हिस्टोरिकल सिचुएशंस, जो हमारा कास्ट हायरार्कीज है, इतने सारे कास्ट हैं, इतने सारे रीजन हैं, इतने सारे लैंग्वेज हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो सब चीज़ों में हम का एक कंपैरेटिव और एक सिस्टमैटिक अध्ययन कर कुछ पेश कर सकें। क्योंकि भारत में समाजशास्त्र का स्कोप हम समझते हैं बहुत ज़्यादा है, और यहाँ थियोरेटिकल अध्ययन के साथ साथ फील्ड स्टडी की भी ज़रूरत है। तो फील्ड स्टडी आप अपने थियोरेटिकल फॉर्मुलेशंस को या तो मजबूत करने के लिए या उसको फिर रीवेरीफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। हम सोच लें कि इक्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है और हर जगह हम लागू कर दें, लेकिन आप जाइए समाज में, आप गांव में जाइए, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, उनको समानता का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। वो उनकी समझ से, ये जो अवधारणा है उनकी समझ से बाहर है। तो हमको चीज़ों को कहीं ना कहीं रिफाइन करना होगा।
और ये फील्ड और थियरी दोनों का इंटरेक्शन चलते रहना होगा। और अब देखिए समाजशास्त्री का कोई भी घटना होती है समाजशास्त्र में तो हर विषयों का समावेश है। और आप आज टीवी में भी डिबेट ले लीजिए या समाज में भी डिबेट ले लीजिए, नेता सारे पहुंचते हैं, समाजशास्त्री तो कोई दिखता नहीं है, किसी भी समाजशास्त्री को वहाँ न्योता नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं उनकी कमी होगी, लेकिन हमारी भी कमी है, शायद हम अपने आप को उस रूप में पेश नहीं कर पाए हैं सामने वाले को। तो हमें कुछ तो विषय में ऐसा बदलाव करना होगा, कैप्सूल फॉर्म में ही सही, उनको समाजशास्त्र का कुछ कैप्सूल बताना होगा, ये हमारा समाजशास्त्र है। कुछ मार्केटिंग करना होगा, लोगों को कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम बता सकते हैं भाई कास्ट ये पहले हायरार्किकल था, अभी तो राजनीति हो गया, तो कुछ तो हम बता सकते हैं। तो उनको चीज़ों को समझ आएगा। और हमारा जो इम्पोर्टेंस है 60s में सोशल प्लानिंग में बहुत था, इम्पोर्टेंस था, पूछ परख होती थी। आज की डेट में कोई भी प्लानिंग हो रही है तो समाजशास्त्रियों की पूछ तो नहीं के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हम भी जो एडमिनिस्ट्रेटर लोगों से एक संवाद करना चाहिए, एक नेता लोगों से संवाद करना चाहिए, उसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं। जबकि हम समझते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो प्रशासकीय अधिकारी है या जो राजनेता हैं, अगर हम अपनी बात अच्छे ढंग से रखें, तथ्यों के साथ रखें और एक कंसेप्चुअल एंटिटी, एक अवधारणा जिसमें कि कंप्लीट पैकेज हो, अगर बना के उनके सामने हम पेश करेंगे तो हमारी बातों को ज़रूर सुनेंगे। और हम अगर अपनी अच्छी बातों को वहाँ नहीं रख पाते हैं तो इसमें दोष हमारा है। और हम समझते हैं यहाँ सबसे बड़ी कमी है। और आज की डेट में मैं स्वयं को भी दोषी ठहराता हूँ। परिस्थितियाँ अपने जगह है, लेकिन कंट्रीब्यूशन समाज में वो एक हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप अगर समाजशास्त्री हैं तो समाज का जो कोई भी समस्या है उसके हर पहलू का और उसका सलूशन क्या हो सकता है, एक पैकेज बनाकर आप सामने दे सकते हैं। हम इन चीज़ों को नॉन समाजशास्त्री पे या जो जिनको समाज की समझ नहीं है उन पे छोड़ दें तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है। हम समझते हैं आपको ये जो प्रेजेंट स्टेटस समाज और आलोचना दोनों ही बातें हमने की है। अब स्ट्रक्चरल अध्ययन की कम ज़रूरत है, हाँ डायनेमिक अध्ययन की ज़रूरत है, जहाँ चेंज और एजेंट्स ऑफ चेंज और जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है उसका रेजोल्यूशंस क्या, तो इन सब पहलुओं पे फोकस करना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे से कुछ लाभ मिला और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप अपनी बातों को अच्छे से रखकर दूसरे को भी अच्छी बातें बताएं। धन्यवाद।